Unacademy. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मार्केट वैल्यूएशन में 343.48 लाख करोड़ पार कर लिए हैं। अगर इसको मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं 83 के एक्सचेंज रेट के अनुसार, तो भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन का है। आप पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट उठा के देख लो, यूएस, चाइना और जापान के अलावा अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने $4 ट्रिलियन के इस मार्क को क्रॉस किया है। भारत जो है वो चौथा ऐसा देश बना है जिसके मार्केट में $4 ट्रिलियन का कैपिटलाइजेशन देखने को मिला है। और ताजुब की बात बताऊं, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और जापान के सेविंग बिहेवियर अलग है। वहां पर लोग जो पैसे सेव करते हैं उसको बैंक में नहीं डालते हैं, वो शेयर बाजार में डालते हैं, जिसके कारण से वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना हाई रहता है। भारत के अंदर बिहेवियर अभी भी बैंक वाला है, जहां पर हम पैसे सेव करके बैंक में पहले डालते हैं, शेयर बाजार के अंदर कम डालते हैं। भारत की पूरी आबादी शेयर बाजार में पैसा डालती ही नहीं है। इवन बहुत कम आबादी शेयर बाजार में पैसा डालती है, उसके बावजूद भी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना हाई पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इवन ये भारत के पूरे इतिहास में पहली बार हुआ है। भारत के अंदर 2007 के अंदर $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोगों ने अचीव किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। 2018 जुलाई के अंदर $1 ट्रिलियन और बढ़े थे, लगभग 10 साल लगे थे $1 ट्रिलियन बनने में। फिर उसके बाद में अगले 3 साल के अंदर $3 ट्रिलियन और अब 2.5 साल के अंदर दिसंबर के अंदर $4 ट्रिलियन का मार्क भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पार कर लिया है। इवन निफ्टी भी अभी ऑल टाइम हाई है। भारत ने ये कीर्तिमान किस तरीके से हासिल किया, इसके पीछे क्या क्या कारण है, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके ऑप्शन है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल प्राइवेट ऑफरिंग, इनोवेटिव पब्लिक ऑफरिंग या इनोवेटिव प्राइवेट ऑफरिंग। जो सही जवाब है वो आप नीचे कमेंट के अंदर दोगे। सही जवाब देने वाले के कमेंट के ऊपर मैं हार्ड पिन करूंगा। दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं हम यहाँ पर हुआ क्या है। देखो, पहले बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। तो देखो, दो अलग अलग प्रकार के मार्केट कैपिटलाइजेशन होते हैं। एक तो हर एक कंपनी का होता है। हर एक कंपनी का क्या होता है कि उसके कितने शेयर हैं इनटू हर एक शेयर की प्राइस कितनी है, मतलब टोटल उस कंपनी की प्राइस कितनी है, जिसको हम मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। अब अगर मैं सारी कंपनी की ये वैल्यूज जोड़ दूं तो वो फिर उस स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू हो जाती है। और वही स्टॉक एक्सचेंज अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यही मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल 2023 के वर्ष में बात करूं तो भारत के अंदर लगभग $600 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बढ़ा है। अब आप कहोगे सर बड़ा होगा, बाहर के देश वाले हमारे शेयर मार्केट के अंदर हर बार की तरह निवेश कर रहे होंगे, तो आप एक मिथ में हो। इस बार भारत के अंदर निवेश फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नहीं बल्कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया है। मतलब भारत के मार्केट में निवेश करने वाले लोग खुद भारतीय हैं, बाहर के लोग नहीं है। क्योंकि अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इस साल देखोगे तो केवल 1 लाख करोड़ है, वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट 177 लाख करोड़ का है। ऐसी कंडीशन में भारत के मार्केट एक स्टेबल मार्केट दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कम है, यानी कि हॉट मनी कम है। हॉट मनी की दिक्कत क्या होती है? देखो, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भारत के अंदर निवेश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ये इमेजिन करके कर रहे हैं कि भारत से बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। पर कल को कोई भी दिक्कत होती है, ऐसी कंडीशन में ये लोग इमीडिएटली पैसा वापस निकाल के अपने देश में ले जाना शुरू कर देंगे। ऐसी कंडीशन में अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है और अचानक से निकलना शुरू होता है तो मार्केट अचानक से नीचे जाता है। बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में ऐसा होता नहीं है, जिसके कारण से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेफ होता है मार्केट के लिए। और अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो बढ़ रहा है, इवन हर बार हम लोगों को एक ट्रेंड देखने को मिल रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब अपने फेडरल इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का मार्केट गिरने लगता है। कई सारे लोग भारत के मार्केट से पैसा निकालना शुरू करते हैं, खास रूप से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ऐसा क्यों होता है पहले वो समझो। देखो, जब भी यूएस अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो क्या होता है, डॉलर मजबूत होगा, रुपया जो है वो कमजोर होगा। मतलब मान लो पहले डॉलर की वैल्यू 100 रुपए थी, $1 की वैल्यू 100 रुपए थी,
वो अब 105 हो जाएगी जब अगर यूएस ने अपने रिजर्व बढ़ाए। अब देखो, कोई भी इन्वेस्टर अगर भारत के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, मान लो वो $1 इन्वेस्ट किया है पहले, तो उसको 100 रुपए उसने लगाया मार्केट में, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करा के, भारत के मार्केट में तो रुपये चलेगा, तो $1 जब वो लेके आया तो उसको उसने 100 रुपए में कन्वर्ट कराया और 100 रुपए जो है वो फिर उसने भारत के मार्केट में लगा दिए, उसको प्रॉफिट भी हो गया, मान लो 102 रुपए बन गए उसके यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ यूएस ने अपने रिजर्व के रेट बढ़ा दिए, ऐसी कंडीशन में यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, डॉलर मजबूत होने लगा, डॉलर मजबूत होने लगा तो $1 के मुकाबले 105 रुपए हो गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि भले उसने प्रॉफिट कमा लिया भारत के मार्केट में, पर जब इसको ये एक्सचेंज कराएगा तो ये $0.97 ही ले जा पाएगा, ओवरऑल रूप से नुकसान होगा। तो जब भी डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगती है, जब भी यूएस अपने फेड रिजर्व बढ़ाता है, तो फिर जितने भी बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भारत से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैसे अटक जाएं और ये एक्सचेंज रेट की वजह से हम लोग नुकसान में चले जाएं, जिसके कारण से वो इमीडिएटली पैसा निकालते हैं, वो भारत का मार्केट डाउन जाता है। बट आप यहां देख सकते हो यूएस के फेडरल इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़े हैं, अभी ऑल टाइम हाई है फेडरल इंटरेस्ट रेट, क्योंकि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन हाई है। उस बीच में भारत का शेयर मार्केट रेजिलिएंट है, अभी भी खड़ा हुआ है और इवन ऑल टाइम हाई है, $4 ट्रिलियन के पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है भारत की स्टेबल पॉलिटिक्स। देखो, हुआ यह है कि पिछले 2 बार से, या कहूं पिछले 1 दशक से, सेम ही लीडर भारत को रूल कर रहे हैं, सेम ही पार्टी भारत को रूल कर रही है। ऐसी कंडीशन में भारत की पॉलिसी सेम है, पॉलिटिक्स सेम है, एडमिनिस्ट्रेशन सेम है। जब ये सब सेम है, ऐसी कंडीशन में लोग जो है वो भारत के अंदर निवेश करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स कैसी है, स्टेबल है। अनस्टेबल पॉलिटिक्स जिस देश में होती है वहां पर कोई भी निवेश नहीं करना चाहता। रिसेंटली भारत में 2024 में वापस इलेक्शन होने वाले हैं। अब जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, इवन जितने भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, वो घबराए हुए हैं कि अगली बार सरकार किसकी आएगी। रिसेंटली जब भारत के अंदर चुनाव हुए नवंबर के महीनों में, लगभग 5 राज्यों के, उसके अंदर फिर से नॉर्थ के अंदर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत 3 राज्यों में हासिल की, जिसने दर्शाया कि फिर से वही पार्टी रूल करने वाली है 2024 के इलेक्शन में। क्योंकि ये जितने भी चुनाव लड़े गए, इसके अंदर किसका मुख्यमंत्री का नाम सामने लाया गया, एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कौन बनेंगे सीएम बीजेपी की तरफ से, ये बताया नहीं गया। एक्चुअल में चुनाव लड़ा गया प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से, उनके नाम से, और उन्हीं के नाम से बहुत वोट मिले, जिसके बाद में ये तीनों राज्यों के अंदर चुनाव जो है वो बीजेपी जीती। जबकि पिछली बार 2 राज्य जो है वो कांग्रेस के थे, वो चेंज हो गया बीजेपी के हो चुके हैं। किसके नाम पे? मोदी जी के नाम पे। ऐसी कंडीशन में ये चीज मेक श्योर करती है कि 2024 के इलेक्शन को जीतने का एक सबसे प्रमुख दावेदार कोई है तो वो अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कारण से स्टेबल पॉलिटिक्स भविष्य में भी दिख रही है, जिसके कारण से भारी मात्रा में भारत के मार्केट में इलेक्शन जीतने के जस्ट बाद पैसे डालने लोगों ने शुरू किए। इवन भारत की जीडीपी लगातार ग्रो कर रही है। भारत एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि आज भले ही भारत जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर आने वाले समय में ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाला है। ये आप पूरा फोरकास्ट देख सकते हो। इवन 2024, 25, 26 ये जो वर्ष हैं उसके अंदर भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने वाली है, और इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का बेनिफिट लगभग हर कोई उठाना चाह रहा है, और हर कोई भारत के शेयर मार्केट के अंदर निवेश करना चाह रहा है, जिसके कारण से भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है, और उसकी वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है। इवन अभी तक मार्केट कैपिटलाइजेशन यूएस, चाइना, जापान का ज्यादा होता था। मतलब चाइना के मार्केट के अंदर लोग खूब निवेश करते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट था। पर अभी चाइना की इकोनॉमी जो है वो डाउन जा रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये सब चाइना के अंदर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ही मैंने बनाई थी, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी जो है वो कमजोर हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, बीमारियां फैल रही है, नेचुरल डिजास्टर क्रिएट हो रहे हैं। इवन
वहां पर जो रियल एस्टेट का मार्केट है वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से चाइना की इकोनॉमी जो है वो डाउन जा रही है। इवन वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो अपनी सप्लाई चेन को डिरिस्क करने की बात कर रहे हैं, जहां पर चाइना से अपने इन्वेस्टमेंट को निकाला जा रहा है। अब वो इन्वेस्टमेंट जाएगा कहाँ? वो सारा इन्वेस्टमेंट आएगा भारत के मार्केट में, जिसके कारण से भारत का मार्केट और ज्यादा ग्रो करेगा। इसी की वजह से भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो ऑल टाइम हाई जा रहा है और रिसेंटली BSE ने $4 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस किया है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सचेतन कमेंट करना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करनी है तो इंडिया के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ा रहे हैं। मतलब आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस जो हैं अनअकैडमी के द्वारा शुरू कर दी गई है। अगर आपको इनरोल करना है आप कर सकते हो। 1,09,000 के अंदर आप लोगों की बैचेज जो है वो शुरू होने वाली है। पूरे ऑफलाइन मार्केट के अंदर कोई भी मेजर प्लेयर इससे कम रेट के अंदर अपनी क्लासेस नहीं दे रहा है। इवन अगर आपको चाहिए ये बैच के अंदर खुद को इनरोल करना और आप इस बैच से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे मैंने एक गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को खोलना, उसे फिल आउट कर देना, हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट कर लेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।